Welcome everyone to SBS Fact Videos, your hub for amazing, surprising, and mind-blowing facts from around the world. Let's go. यह एक ऐसी कहानी है जो हम अक्सर युवा पीढ़ी के बारे में सुनते हैं कि वे कटे हुए हैं, उदासीन हैं और अपनी डिजिटल दुनिया में खो गए हैं। फिर भी सितंबर 25 में नेपाल के जेन जी ने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया, यह साबित करते हुए कि जब उन्हें बहुत ज्यादा धकेला जाता है तो वे सरकार की नींव हिलाने में सक्षम एक शक्ति होते हैं। यह सब 8 सितंबर को शुरू हुआ, एक ऐसा दिन जो अब नेपाल के इतिहास में अंकित हो जाएगा। काठमांडू में हजारों युवा जमा हुए, कई अभी भी स्कूल यूनिफॉर्म में थे, कई अभी भी कॉलेज यूनिफॉर्म में थे। हामी नेपाल नामक एक एनजीओ द्वारा आयोजित उनकी योजना सीधी थी, एक शांतिपूर्ण मार्च। प्रतीकात्मक मैतीघर मंडला से संसद भवन तक उन नेताओं से सुनने की गुहार जो लंबे समय से उनकी आवाजों और उनके भविष्य को अनदेखा कर रहे थे। लेकिन यह शांतिपूर्ण सभा जल्द ही अराजकता और टकराव में बदल जाएगी। सरकार की प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण नहीं थी। काठमांडू में आंसू गैस हवा में भर गई, पानी की तोपों ने भीड़ पर हमला किया और पुलिस ने रबर की गोलियों का भी इस्तेमाल किया। एक अहिंसक विरोध को एक अस्थिर टकराव में बदल दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और संसद परिसर में प्रवेश कर गए। स्थिति बिगड़ गई, पुलिस ने लाइव एम्यूनिशन से गोलियां चलाईं। वैसे तो मीडिया ने पहले सोशल मीडिया बैन पर फोकस किया, लेकिन असलियत में यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और गहरी बात है। ये बैन तो बस आखिरी वार्निंग थी। सालों से एक जहरीला मिक्सचर बन रहा था। सिस्टम में करप्शन, गलत गवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और नेपोटिज्म। नवंबर 2023 पर वापस चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का आदेश था, लोकल रजिस्टर करो, नेपाल में एक फिजिकल प्रेजेंस बनाओ। ऑफिशियल वजह थी ऑनलाइन क्राइम जैसे धोखाधड़ी और फेक न्यूज को रोकना। 5 पब्लिक नोटिस जारी किए गए। बड़ी कंपनियों ने मना कर दिया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर। सिर्फ टिकटॉक ने रजिस्टर किया। सुप्रीम कोर्ट ने नॉन कंप्लायंट प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की परमिशन दे दी। आखिरी डेडलाइन थी 3 सितंबर 2025। जब डेडलाइन खत्म हुई तब 26 प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया, जिससे पूरा देश डिजिटल ब्लैकआउट में चला गया। इसका असर तुरंत हुआ और बहुत दूर तक फैला। सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच तक ही नहीं, इसने सीधे सीधे काउंटलेस नेपालियों की रोजी रोटी पर खतरा पैदा कर दिया। देश की वाइटल टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत हद तक सोशल मीडिया पर डिपेंड करती है आउटरीच, मार्केटिंग और बुकिंग्स के लिए। इस बैन ने रातों रात इस सेक्टर को क्रिपल्ड कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुआ। इसके अलावा इसने लाखों परिवारों के लिए एक क्रिटिकल लाइफलाइन को काट दिया। अनुमान है कि 7 मिलियन नेपाली विदेश में काम करते हैं या पढ़ते हैं। व्हाट्सएप जैसे ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप्स ही उनके लिए अपने घर वालों से जुड़े रहने का एकमात्र अफोर्डेबल जरिया थे। ये प्रोटेस्ट्स नेपाल में इनइक्वालिटी के खिलाफ गहरे गुस्से से भरे थे। साल 2024 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.2% तक पहुंच गया था। मतलब हर 5 में से एक नौजवान के पास कोई काम नहीं था। कंट्री में मीनिंगफुल जॉब क्रिएशन रुक सा गया था, जिसकी वजह से उसकी सबसे बड़ी दौलत, उसके नौजवान, बड़े पैमाने पर देश छोड़कर जा रहे थे। हालात इतने खराब थे कि हजारों नेपाली नौजवान रूस यूक्रेन वॉर में लड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, किसी वफादारी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ पैसे के लिए। फरवरी 2024 तक अनुमान था कि 15,000 से ज्यादा नेपाली रूसी सेना में शामिल हो चुके थे। हर महीने $4,000 तक की सैलरी के लालच में इतनी रकम जो वे अपने देश में कमाने का सिर्फ सपना ही देख सकते थे। यह डेस्परेशन एक दुखद और गहरा कंट्रास्ट पैदा करती है। जहां आम नेपाली नौजवान विदेशी युद्ध के मैदानों में अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं, वहीं पॉलिटिकल एलीट के बच्चे बिल्कुल अलग दुनिया में रहते हैं। बैन से पहले सोशल मीडिया इन नेपो किड्स की शानदार लाइफस्टाइल को दिखाने वाली इमेजेस से भरा हुआ था। वीडियोस और फोटोज में उनकी लग्जरी फॉरेन ट्रिप्स, एक्स्ट्रावेगेंट पार्टीज और महंगे डिजाइनर गुड्स के कलेक्शन दिखाए जाते थे। वेल्थ का यह ब्लेटेंट शो, जिसे बहुत से लोग करप्ट तरीकों से हासिल किया हुआ मानते थे, लाखों लोगों के लिए एक तमाचा था जो अपनी जिंदगी चलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह आयरनी किसी से छुपी नहीं थी। देश के इकोनॉमिक डीके के लिए जिम्मेदार लीडर्स के बच्चे बेशर्मी से अपने अनअर्न्ड प्रिविलेज को फ्लॉन्ट कर रहे थे। यह विजुअल डिस्पैरिटी मूवमेंट के लिए एक पावरफुल रैलिंग क्राई बन गई। नीपो किड्स, नीपो बेबी टिकटॉक ही एक अकेला बड़ा प्लेटफॉर्म बचा था जिस पर एक्सेस थी। यूजर्स ने सिंपल लेकिन पावरफुल कंपैरिजन वीडियोस बनाए, जिनमें एक आम नेपाली की रोजमर्रा की स्ट्रगल्स को, बेसिक सर्विसेज के लिए लंबी कतारें, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, विदेशों से ताबूतों में अपनों को रिसीव करती फैमिलीज का दुख और पॉलिटिशियंस के बच्चों की केयरफ्री
शानदार जिंदगी के साथ दिखाया गया। सितंबर 8 के प्रोटेस्ट में सबसे इमोशनल पोस्टर्स में से एक ने इस बात को एकदम सही तरीके से दिखाया था। पॉलिटिशियंस के बच्चे गुच्ची बैग्स के साथ विदेश से लौटते हैं, जबकि आम लोगों के बच्चे ताबूतों में लौटते हैं। इस एक लाइन ने उस कड़वाहट और नाइंसाफी को समेट लिया था जिसने लाखों लोगों को सड़कों पर ला दिया। नेपाल में करप्शन की प्रॉब्लम सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है, यह एक सिस्टम और इंस्टीट्यूशन बन गया है। देश की पॉलिटिकल दुनिया पर दशकों से एक ही पुराने चेहरे छाए हुए हैं, जो अनस्टेबल कोएलिशन गवर्नमेंट्स के एक ऐसे साइकिल में पावर को आपस में बदलते रहते हैं जिसका कोई एंड नहीं है। सभी बड़ी पार्टियों के लीडर्स, नेपाली कांग्रेस से लेकर अलग अलग कम्युनिस्ट ग्रुप्स तक, बड़े करप्शन स्कैंडल्स में शामिल रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट खरीदने में इल्लीगल कमीशन लेने से लेकर नेपाली सिटीजन्स को भूटानी रिफ्यूजी के तौर पर यूएस भेजने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने जैसे शॉकिंग स्कैम तक फैले हुए हैं। 2006 से चला आ रहा एक लीगल प्रैक्टिस पॉलिटिशियंस को पॉलिसी डिसीजंस के लिए इन्वेस्टिगेशन से इम्यूनिटी देता है, जिससे करप्शन बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के बढ़ता रहता है। अपने डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में सबसे बड़े प्रोटेस्ट्स का सामना करने पर गवर्नमेंट का पहला रिएक्शन डिनायल और अपोजिशन का था। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने अपने पुराने अंदाज में बात की, इस इश्यू को नेशनल सॉवरेंटी का मामला बताया और कहा कि वे ऐसे एरोगेंस के सामने नहीं झुकेंगे जो देश को कमजोर करे। यह नेशनलिस्टिक डिफ्लेक्शन दुनिया भर की गवर्नमेंट्स द्वारा क्रिटिसिज्म को कमजोर करने और लोगों की शिकायतों को एड्रेस करने से बचने के लिए यूज की जाने वाली एक क्लासिक टैक्टिक है। लेकिन प्रोटेस्ट्स का इतना बड़ा स्केल और उनका लगातार बने रहना यह साफ कर रहा था कि इस बार सिर्फ स्लोगन्स और दमदार पोस्टरिंग काफी नहीं होगी। प्रेशर बढ़ रहा था और गवर्नमेंट की अथॉरिटी हर गुजरते घंटे के साथ कमजोर होती जा रही थी। गवर्नमेंट के डिसीजन में पहली कमी तब दिखी जब होम मिनिस्टर ने वायलेंस की मोरल रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर दिया। कुछ ही देर बाद प्रोटेस्टर्स को एक बड़ी रियायत देते हुए बहुत अनपॉपुलर सोशल मीडिया बैन हटा दिया गया, लेकिन यह बहुत कम और बहुत देर से हुआ। प्रोटेस्टर्स शांत नहीं हुए, असल में उनका गुस्सा और बढ़ गया, जिसके चलते प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के घरों में आगजनी की घटनाएं हुई। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि आर्मी को बुलाना पड़ा, जिसने मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स को कैपिटल से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज किया। आखिर में सितंबर 9 को पूरी तरह से ऑन ऑर्डर खराब होने पर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री के इस्तीफे ने प्रदर्शनकारियों के लिए एक जीत दर्ज की, लेकिन इसने आंदोलन के अंत का संकेत नहीं दिया। आज 10 सितंबर 2025 तक विरोध प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर लोग सिर्फ चेहरा बदलने से ज्यादा की मांग कर रहे हैं। वे मौलिक सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं, उन भ्रष्ट ढांचों को खत्म करने के लिए जिन्होंने इतने लंबे समय से उनके राष्ट्र को परेशान किया है। सेना प्रमुख ने राष्ट्र को संबोधित किया है, शांति की अपील की है, लेकिन भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। नेपाल एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। यहां से यह जो रास्ता अपनाएगा वह यह तय करेगा कि क्या यह वास्तव में एक लोकतांत्रिक और न्याय संगत समाज का निर्माण कर सकता है या फिर अराजकता और अस्थिरता में और फिसलने का जोखिम उठा सकता है। नेपाल की घटनाएं दुनिया भर की सरकारों के लिए एक शक्तिशाली चेतावनी का काम करती हैं। यह एक जीता जागता उदाहरण है कि जब जनता की वास्तविक चिंताओं को सिस्टम में भ्रष्टाचार, अवसरों की कमी, गहरी असमानता लगातार नजरअंदाज किया जाता है तो क्या होता है। जो नेता मानते हैं कि वे अपनी विफलताओं से राष्ट्रवादी बयानबाजी से ध्यान भटका सकते हैं या सत्तावादी ताकतों से असंतोष को दबा सकते हैं, वे एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। नेपाल में जेन जी का अपराइजिंग यह दिखाता है कि एक पीढ़ी का धैर्य असीमित नहीं होता। जब कोई सरकार उन लोगों से अपना संबंध पूरी तरह से तोड़ देती है जिनकी उसे सेवा करनी होती है और उनके हितों के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करती है, तो वह अपने विनाश के बीज बोती है। लोगों की आवाज हमेशा के लिए दबाई नहीं जा सकती। आगे का रास्ता लोकतांत्रिक माध्यमों से ही होना चाहिए, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आखिर में नेपाल के 2025 के विरोध प्रदर्शनों की कहानी उम्मीद की है। यह आम लोगों, खासकर युवाओं की शक्ति का एक प्रमाण है, जो बदलाव की मांग कर सकते हैं और उसे लागू कर सकते हैं।